हेलो गाइस, फाइनली आपके एग्जाम हो चुके हैं और आई होप आपके एग्जाम अच्छे से गए होंगे। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ पेपर एनालिसिस। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन के क्या आंसर हो सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहां से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक की जो आंसर है वो आपको बताएंगे अपने प्यारे दर्शन सर। ठीक है, मैंने जो आपको पार्ट पढ़ाया था, कुछ चैप्टर मैंने पढ़ाए थे, उनके बारे में मैं बात करूंगा। तो यहाँ पे अपन शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। बेटा जब मैंने कैश फ्लो आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि उसमें 3-4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने वाले ही है। ठीक है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आ सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि कैश इक्विवेलेंट का डेफिनेशन जो है उसमें इंपॉर्टेंट था, अगर आपको याद है तो। और यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन पूछा है 21 में। तो अपनी शुरुआती वहां से हुई है जहां पे जो मैंने बताया था उसी के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन आया आपका। तो ये देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड्स, क्या उसके अंदर इंक्लूड है। तो मैंने बताया था कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। और आपको पता होगा कि कोई भी सिक्योरिटी जो 90 डेज के अंदर लिक्विडेट होने वाली है वो इंक्लूड होती है। ट्रेजरी बिल इंक्लूड होते हैं। उसके बाद मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कैश, बैंक बैलेंस, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, ड्राफ्ट, वो सब चीजें इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज डी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ टिक किया हुआ है बेटा, वो किसी बच्चे ने किया हुआ है। ठीक है, जिसने ये पेपर, जिसका मैं पेपर ले रहा हूँ उसका। तो जो मैं बता रहा हूँ आप वो उसको राइट आंसर मान लेना, इसको जो टिक किया उसको नहीं। कई बार सेम होगा, कई बार अलग होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। और इसका आंसर है आपका डी। क्या आंसर है बेटा, डी। तो यहाँ पे देखिए मैंने डी पे टिक किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, अ कंपनी हैज द नेट कैश सेल्स ऑफ 6 लाख। यहाँ पे आपको नेट कैश सेल्स दे रखा है 6 लाख का। कैश एक्सपेंस इज 2,80,000 एंड द डेप्रिसिएशन इज 50,000। ठीक है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज शुड बी। तो ये बताओ क्या यहाँ पे अपन इनडायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। आंसर इज नो सर। व्हाई? बिकॉज नेट प्रॉफिट तो आपको दिया ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड ही कर सकते हैं। और तुमको पता है डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जो भी रिसिप्ट हुआ है कैश में उसमें से जो कैश का एक्सपेंस है वो माइनस कर लो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। सो हियर इज 6 लाख रुपीज रिसिप्ट और 2,80,000 इज एक्सपेंस। तो नेट कितना बच गया सर, 6 लाख में से 2,80,000 माइनस करो 3,20,000। सो ये 3,20,000 पे मैंने टिक कर लिया, तो इसका भी आंसर डी हो गया। देन यहाँ पे देखिए कैश इन फ्लो बिफोर द वर्किंग कैपिटल चेंज इज 4,80,000। तो ये तुमको पता होगा इनडायरेक्ट मेथड होती है, उसमें नेट प्रॉफिट निकालते हैं, उसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड प्लस माइनस होते हैं। उसके बाद जो मिलता है, ठीक है, उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल बिफोर चेंज इन, सॉरी, नेट कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। और ये यहाँ पे देख रखा है आपको, नेट कैश इनफ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज इज 4,80,000, ये दे रखा है। तो अब इसमें आपको प्लस माइनस कुछ चीजें करनी है। ठीक है, तो 4,80,000 में आपको प्लस माइनस करना है। डिक्रीज इन इन्वेंटरी 60,000। अब सर उसमें मैंने बताया था कि कुछ चीजें इंक्रीज होती है, कुछ चीजें डिक्रीज होती है, और उसमें दो चीजें थी, करंट असेट और करंट लायबिलिटीज। अब क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है वो मैंने आपको जो लेक्चर थे उसमें बताया था। फिर वापस मैंने बोला एक शॉर्टकट भी होता है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वो यूज कर रहा हूँ कि डिक्रीज इन इन्वेंट्री। बेटा इन्वेंट्री डिक्रीज हुआ। इन्वेंट्री डिक्रीज कब होगा, जब गुड्स बेचा होगा। और जब बेचा होगा तो पैसा आया होगा कि गया होगा, सर आया होगा ना। और आया तो कैश बढ़ा होगा, तो प्लस करने का। तो यहाँ पे 4,80,000 में प्लस करो 60,000, तो 4,80,000 प्लस 60,000। उसके बाद इंक्रीज इन रिसीवेबल पोजीशन इज 80,000। डेटर्स है आपका वो इंक्रीज हो गया। अब मुझे सोच के बताओ, डेटर्स इंक्रीज हो गया यानी कि क्या पैसा आया होगा। अगर डेटर डिक्रीज होता है तो पैसा आता है, क्योंकि कब डिक्रीज होगा, जब उसने पैसा दिया होगा। बट यहाँ पे इंक्रीज हो गया मतलब उसने पैसा नहीं दिया। अगर पैसा देता है तो प्लस करते हैं, और पैसा नहीं देता तो माइनस करते हैं। सो यहाँ पे 80,000 माइनस हो जाएगा। और उसके बाद इंक्रीज इन पेबल पोजीशन 70,000। अगर आपके क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, अगर क्रेडिटर डिक्रीज होते तो पैसा देते तब डिक्रीज होंगे ना भाई, आप पेमेंट करोगे तभी तो डिक्रीज होंगे। और अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इसका मतलब आपका पैसा गया नहीं है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 4,80,000 में 60,000 क्या कीजिए, प्लस कीजिए। 4,80,000 प्लस 60,000, बट माइनस 80,000 एंड प्लस 70,000। तो फाइनल आंसर इज योर 5,30,000, दैट इज योर डी। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया। फाइनल आंसर क्या रहेगा आपका, डी होगा 5,30,000। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। अगेन दैट इज द कैश फ्लो, मतलब दो क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके थे, तीसरा कैश फ्लो का क्वेश्चन है आपका। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड इज 80,000। तो बेटा क्या पैसा गया, यस सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है डिविडेंड, जो डिबेंचर इंटरेस्ट पे करते हो। तो
तो 80,000 का पैसा गया तुम्हारा, तो यहाँ पे लिखा -80,000। कितना लिखा? -80,000। प्रपोज डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर इज 1,50,000। प्रपोज डिविडेंड किया है, क्या प्रपोज डिविडेंड करने पे पैसा जाता है सर? नो, तो सर कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है। प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड 1,20,000, तो प्रेफरेंस डिविडेंड पे किए तो 1,20,000 रुपए और गया, बिकॉज यही पे फाइनेंशियल एक्टिविटी हो गया और पैसा गया तो लिख दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स इज 90,000, क्या प्रोविजन फॉर टैक्स लिखते हो या टैक्स पेड लिखते हो? सर टैक्स पेड वो भी ऑपरेटिंग में, ठीक है, तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, एंड प्रोविजन तो नॉन कैश है, तो भूल जाओ। बस अपना जो आंसर आया वो कितना आ गया? 2 लाख रुपए नेगेटिव, ठीक है। और इसने बोला कितना आउटफ्लो होगा, तो बेटा ये आ गया 2 लाख, तो सी इसका आंसर हो गया, सी। डन। उसके बाद एक थ्योरी वाला पार्ट आ गया आपका, नॉर्मल चैप्टर जो बेसिक होता है उसमें से। तो ओरिजिनल कॉस्ट एट विच असेट एंड लायबिलिटीज इज एक्वायर्ड इज नोन एज अ, बताओ ओरिजिनल कॉस्ट पे अगर आप चीजों को लिखते हो, ठीक है, तो वो कौन सा वैल्यू होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था जब अपन ने पढ़ा था, लेक्चर लिया था, तो सर एक होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट, याद आया? एक होती है करंट कॉस्ट, याद आया? कुछ प्रेजेंट वैल्यू, याद आया? यस। उसके अंदर क्या था? हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी चीजों को जिस वैल्यू पे लिया जाता है उस पे लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, अगर तुमको याद है तो मैंने कुछ सिखाया था आपको AS 11 कैसे याद करने का है, ठीक है। और वहां पे मैंने बताया था कि जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो AS 11 में होता है, राइट। तो ये AS 11 फॉरेन एक्सचेंज का हो गया, सो आंसर इज बी 26 का। 27 अगेन कैश फ्लो, तो फोर्थ क्वेश्चन है कैश फ्लो का। तो जो मैंने आपको बताया था 3 से 5 क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं, तो ये फोर्थ क्वेश्चन तो आपका आ गया है। कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम द परचेस एंड सेल ऑफ डीलिंग और ट्रेडिंग सिक्योरिटीज आर क्लासिफाइड एज। अब ये सोचने वाली बात है, नॉर्मली देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी दिमाग में आती है, बिकॉज ये शेयर्स वगैरह बेच रहा है, बट यू आर द डीलर, क्योंकि आप उसमें डील कर रहे हो, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कर रहे हो, तो अगर आप उसका ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये तुम्हारा मेन बिजनेस हो गया। और अगर मेन बिजनेस हुआ बेटा तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी? सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे बिकॉज दिस इज द मेन एक्टिविटीज, इसके लिए क्या होगा आंसर? ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन आया है, देखिए, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर जिस भी बंदे को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा एएस का, ठीक है, उसको ये आइडिया होगा। और मैंने हमेशा लेक्चर में बताया कि आपका कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पे आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हो। तो यहाँ पे देखिए, रवि लिमिटेड परचेज गुड्स एट द कॉस्ट ऑफ 40 लाख इन अक्टूबर 2019। फिर 40 लाख में मैंने असेट परचेज की है, और टिल मार्च 2020 75% ऑफ द स्टॉक वर सोल्ड, 75% बेच दिया, तो मतलब 30 लाख का बेच चुका हूं। तो कितना बचा होगा मेरे पास? सर 10 लाख। तो ये बताओ मेरा जो इन्वेंट्री है वो कितना बचा? तो ये देखिए इन्वेंट्री का जो मेरा कॉस्ट है वो कितना था आपका अमाउंट? 40 लैक्स। 40 लैक्स का कितना 25% बचा होगा, तो 10 लाख रुपए बचा होगा। कितना बचा होगा? 10 लाख रुपीज का कॉस्ट, ये कॉस्ट आ गया। नाउ द कंपनी वांट टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक एट 10 लाख, वो चाहती है कि मैं 10 लाख में दिखाऊं। क्या सही है? सर दिखने तो बराबर लग रहा है, बट बेटा याद करो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट और एनआरवी, व्हिचएवर इज लोअर, सो वेयर इज द एनआरवी? क्या कुछ इंफॉर्मेशन है? पढ़ो एक बार पूरा। द एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इज 11 लाख, ये देखो उसने बोला कि कितने में बिकेगा? 11 लाख में। एंड कमीशन एट 10% ऑन द सेल्स इज पेबल टू द एजेंट, और 10% कमीशन भी देना पड़ेगा। तो बेटा अगर मुझे 11 लाख रुपए मिलने वाले हैं, बट उसको मिलने के लिए मुझे 10% यानी 1,10,000 खर्चा करना पड़ेगा, तो बताओ मुझे नेट कितना पैसा मिलने का चांस है फ्यूचर में? सो अपने को यहाँ पे चाहिए एनआरवी। क्या चाहिए? एनआरवी। और एनआरवी कैसे निकलेगी? 11 लाख जो अपने को मिलने वाला है उसमें से 10% माइनस कर दो, तो 11 लाख में से 10% माइनस कर लो, so you will get 9.9 lakh, that is your NRV. Now the inventory will be valued at cost or NRV whichever is lower. So tell me इन दोनों में से कम कौन है, छोटू कौन है? So 10 lakh and 9.9 lakh, छोटू is 9.9 lakh, so answer will be your 9.9 lakh, so answer is B, ठीक है। मतलब कुछ लोगों का गलत हो सकता है, डेफिनेटली ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, आपके लेवल पे इतना अच्छे क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती है, राइट, बट ठीक है, क्या करें, आपका इंस्टीट्यूट है, कुछ तो अच्छे क्वेश्चन देंगी, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन देने वाली है। 28 का हो गया तुम्हारा। देन 29 दैट इज योर इंडियस। तो बहुत बहुत बच्चे कम ऐसे होते हैं जो इंडियस पढ़ते हैं, और जिस हिसाब से आपका सिलेबस है उस हिसाब से इंडियस के ऊपर क्वेश्चन पूछना एक बहुत रेयर चीज है।
एनीवेज यहाँ पे बोला इंड एस टू प्रोवाइड फॉर द रिवर्सल ऑफ द रिटर्न डाउन टू इन्वेंट्री। इसका आंसर बेटा होता है डी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल राइट डाउन, तो जितना आपने ओरिजिनली राइट डाउन किया था उतने तक आप कर सकते हो रिवर्सल, तो ये होता है 29 का आंसर। ठीक है, उसके बाद है 30 क्वेश्चन, द आईएफआरएस फाउंडेशन हैज द गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो ये तो जब मैंने थियोरी का लेक्चर तुमको पता होगा, दिया होगा आपको मैडम ने, तो वहां पे मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी और उसमें ये चीज भी थी कि जो भी आपकी आईएफआरएस फाउंडेशन है वो कितने टायर की होती है, 3 टायर है। कौन सा है बेटा, 3 टायर। तो ये देखो बच्चे ने राइट किया है, आई होप आपने भी राइट किया होगा। 31 देखिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल यूके इज क्या है बेटा, दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, तो अगर आप अपना मॉड्यूल भी देखोगे जो मैंने पढ़ाया था उसमें भी लाइन लिखी थी, मैंने बोला था इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो अगर आपने देखा होगा तो आपका राइट हुआ होगा 31 वाला। 32 देखिए, अ कॉर्पोरेट बैलेंस शीट इज आल्सो नोन एज द, बेटा एक कॉर्पोरेट बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट क्या दिखाती है सर, फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है। तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल पोजीशन बोलो या कंडीशन बोलो एक ही बात होती है, तो बैलेंस शीट का आंसर इसका सी होगा। क्या होगा, सी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक है, तो बैलेंस शीट क्या दिखाती है, फाइनेंशियल कंडीशन दिखाती है। यस 33 देखिए, इफ वी हैड कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू इकोनॉमिक वैल्यू एडेड वी गेट। अब देखो ये बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगा है, मैंने बोला इतना कभी भी एग्जाम में डिफिकल्ट आने तो डरो मत, जो चीजें तुमको पता है वो लिख दो। ये बताओ तुझे क्या पढ़ाया था, ईवीए पढ़ाया था कि ईवीए का मतलब क्या होता है, बताओ क्या पढ़ा था ईवीए में। सर ईवीए में पढ़ा था नो पेट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये पढ़ा था। ये क्या बोल रहा है कि अगर आप ईवीए में इसको ऐड कर लोगे तो इसको ट्रांसफर कर लो, तो ट्रांसफर करने पे क्या होता है, नो पेट इक्वल टू ईवीए प्लस सीओसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यही तो बोला है, जब ईवीए में सीओसी ऐड करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, राइट। देन ये देखो कारों के ऊपर आया, मैंने आपको बोला था कि कारों में आपको जो क्राइटेरिया है एप्लीकेबल का वो जरूर याद करना, उसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन कारों के ऊपर पूछे गए, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपका राइट ही हुआ होगा। यहाँ पे देखिए, कारो अप्लाइज टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बीइंग अ सब्सिडी और होल्डिंग कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी हैविंग द पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस नॉट मोर देन द बैलेंस शीट दे रखा है। तो कितना था बेटा बताओ, पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 1 करोड़। कितना होना चाहिए, 1 करोड़। तो आपका आंसर यहाँ पे बी होता है 34 का। देन अगेन ये कारों के ऊपर सेम है, और यहाँ पे बात की है टोटल रेवेन्यू की, किसकी बात की है, टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू के लिए क्या क्राइटेरिया था सर, 10 करोड़ का, तो ये देखिए 10 करोड़ इसका ये हो गया। तो अगर आपको रूल याद है तो 2 क्वेश्चन आपको फ्री में मिल गए। ठीक है, चलिए उसके बाद, अ कॉपी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द बोर्ड रिपोर्ट ड्यूली अडॉप्टेड एट द एजीएम शैल बी फाइल विद द रजिस्टर विद इन द कितने डेज, 30 डेज। ये तो लॉ वाला पार्ट आपने ऑब्वियसली लॉ अच्छे से पढ़ा है, तो वो वहां पे कवर हो गया। 37, as per the rule 8 of the company's account rule 2014, the report of the board shall contain the particulars of contract or arrangement with the related parties under section 188 in the, बेटा कौन से फॉर्म में तुम ये रूल 8 के हिसाब से रिपोर्ट भेजते हो बताओ, ये तुमने लॉ में भी पढ़ा होगा, दैट इज AOC2। कौन सा फॉर्म होता है तुम्हारा, AOC2 होता है। देन अगेन वन गुड क्वेश्चन, CSR एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिप्रेजेंट, क्या प्रेजेंट करते हैं CSR और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सर दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या प्रोवाइड करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना उसके बारे में बताते हैं रिलेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा 38 का। 39 का, विच टाइप ऑफ डायरेक्टर शुड बी द हेड ऑफ द स्टेक होल्डर ग्रीवेंस कमिटी। तो यहाँ पे देखिए जो ग्रीवेंस कमिटी है उसका हेड जो चीफ होता है वो कौन होता है, दैट इज ऑलवेज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये कौन होता है बेटा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो 39 का बी होता है, वैसे लॉ में ये सब चीज आपने पढ़ी है। नाउ 40 वाला देखिए, अर्न्स अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,96,000। तो गाइस यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, राइट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब होता है पैट, तो आपको यहाँ पे पैट दे रखा है, बट व्हाट वी वांट नो पैट। नो पैट कैसे निकलेगा सर, जिसमें इंटरेस्ट जो है आपका लेस किया हुआ नहीं होना चाहिए, बट टैक्स जो है वो लेस किया हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3,96,000 आपको दे रखा है पैट, अपने को चाहिए नो पैट। तो क्या करोगे ये बताओ, इसमें टैक्स लेस किया हुआ है तो एक बार उसको रिवर्स करते हैं, टैक्स को ऐड कर लीजिए, तो ऐड कीजिए टैक्स इसमें। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तुमको मिल जाएगा PBT। तो ये बताइए 3,96,000 जो है तुम्हारा, एक्चुअल में ये टैक्स 40% लेस करने के बाद है, मतलब ये 60% के बराबर है।
तो इंटू 40% कितना होगा, 3,96,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 40, तो यू विल गेट 2,64,000 और इसमें ये प्लस कर लिया तो यू विल गेट 6,60,000 दैट इज पीबीटी। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, 3,96,000 डिवाइड बाय 60 तो व्हाट इज 400, तो अपने को सीधा मिल सकता था, राइट। अब इसमें आपने इंटरेस्ट लेस किया होगा तो इंटरेस्ट भी ऐड कर लीजिए। सो इंटरेस्ट जो है वो देखिए कितना लेस किया होगा अपन ने, 4,80,000 का 15%, तो 4,80,000 का 15% जो है वो इंटरेस्ट था, तो 4,80,000 इंटू 15% 72,000 का इंटरेस्ट लेस किया होगा, तो यू विल गेट EBIT इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये इसमें ऐड कर लीजिए वापस, तो 7,30,000 32,000 आपको मिल गया। अब आपको पता है मैंने बताया था कि अगर आपको EBIT मिल गया है तो EBIT में से क्या माइनस कीजिए सर, टैक्स माइनस कर लीजिए, आपको सीधा नो पैट मिल जाएगा, तो इसका सीधा 40% माइनस कर लीजिए, यू विल गेट नो पैट। तो 7,32,000 का 40% कीजिए 2,92,800, तो 7,32,000 minus 2,92,800 you will get 4,39,200 that is called no pat, और no pat अपने को मिल गया है, यस। अब अपने को चाहिए COC चाहिए, तो COC अपने को निकालना है, और COC कैसे निकलेगा वो देखिए, आपको दे रखा है 9,60,000 का इक्विटी शेयर है, उसका 12% कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, तो अपन सीधा कर सकते हैं 9,60,000 इंटू 12%, तो 9,60,000 इंटू 12% कीजिए 1,15,200 एंड जो आपका इंटरेस्ट दे रखा है दैट इज बिफोर टैक्स 15%, बट अपने को आफ्टर टैक्स चाहिए, तो 15% में से 40% का टैक्स माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा 9%, सो यहाँ पे देखिए 4,80,000 का 9%, तो 4,80,000 का 9%, ये सब चीजें अपन क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन भी कर चुके हैं, अगर आपको याद है तो जो आपको बुक मिली थी उसमें सेम टाइप के क्वेश्चन भी थे, राइट। तो 1,15,200 plus 43,200, so you will get 1,58,400 that is COC। अब तुमको पता है तुमको चाहिए क्या, सर हमको चाहिए EVA, तो वो क्या था, वो था इन दोनों का डिफरेंस, तो बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4,39,200 minus 1,58,400, so you will get 2,80,800, ये वाला तुम्हारा EVA आ गया, बराबर है। बताओ क्या यहाँ तक किसी को डाउट है, समझ में आया तो कैसे निकला, तो देखते क्या ये आंसर में है, यस दैट इज बी 2,82,800, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था बट यस डेफिनेटली ऐसे सम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद आगे देखिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट टू बी एलिमिनेटेड, तो ये बेटा ये क्वेश्चन आ गया CFS का, कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तुम्हारा था AS 21 उसके ऊपर क्वेश्चन है। इफ द पेरेंट ईयर एंड इन्वेंटरी इंक्लूडेड 5,80,000 goods invoiced by its 60% own subsidy at cost plus 25%, सेम टाइप का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, बस इसने जो 60% है वो नीचे दे रखा है, हम जब क्वेश्चन करते थे तो 60% ऊपर होता था, ठीक है। तो हम क्या करते थे, मैंने आपको बताया भी था कि अनसोल्ड गुड्स का आ सकता है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए 5,40,000 जो है इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट इंक्लूड है, तो दैट विल बी इक्वल टू 125, तो अपने को प्रॉफिट निकालना है, तो इंटू 25 के लिए कितना होगा, सो 5,40,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 25 कीजिए, यू विल गेट 1,08,000। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया, सो आंसर इज बी। कुछ लोगों ने होशियारी मार्केट 60% भी किया होगा, बेटा वो नहीं करना था 60%, ठीक है, कर लिया तो अब क्या कर सकते, कोई बात नहीं, जाने दो। 42 देखिए, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इन द सब्सिडी कंपनी कंसीडर्ड एज, किसी भी कंपनी का, सब्सिडी कंपनी का एक्विजिशन से पहले का प्रॉफिट हम उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, मैंने बोला भी था, एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट इज रेवेन्यू प्रॉफिट, और पहले का प्रॉफिट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट, सो इसका आंसर क्या होगा, बी। 43 देखिए, if the cost of acquisition of shares in the subsidiary company is more than the intrinsic value of the shares of the subsidiary company on the date of the acquisition, then the resulted figure will be, ये इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन हो गया, बेटा ये नेट एसेट है, क्या है ये, नेट एसेट है, उसी का दूसरा नाम है। तो ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारा एक्विजिशन का कॉस्ट नेट एसेट से ज्यादा है तो क्या होगा, ज्यादा पैसा किया ना, मान लो आपने 100 रुपए दिए हैं किसी चीज के, ठीक है, और उसका वैल्यू 80 रुपए ही है, तो आपने 20 रुपए ज्यादा दिए, और वो ज्यादा देने को क्या बोलते हैं, गुडविल।
तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? सी, गुडविल। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, ना कि बी। सी गुडविल होगा, ठीक है। उसके बाद 44, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन द गुड्स सोल्ड एंड इंक्लूडेड इन स्टॉक इज डिडक्टेड फ्रॉम। तो ये बताओ, आपने जो भी प्रॉफिट कमाया है गुड्स सोल्ड पे, तो यहाँ पे गुड्स सोल्ड किसने किया होगा? ऑब्वियसली पेरेंट कंपनी ने किया होगा, ठीक है। और वो सामने वाले के स्टॉक में इंक्लूड है, तो उसको लेस कहाँ से करोगे? अगर आप पेरेंट या सब्सिडी कोई भी बात करो, उसका जो प्रॉफिट होगा, जो उसने अभी सेल करके कमाया है, वो कौन सा प्रॉफिट होता है? सर वो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, ठीक है, अभी सेल करके कमाया। तो बी आंसर होगा। 45 वाला जो क्वेश्चन है बेटा, सेम डिट्टो क्वेश्चन अपने जो आपको बुक मिली है उसमें है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है? मैनेजर ऑफ मलबा लिमिटेड इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 3% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जब भी ऐसा बोला था, मैंने बोला था आपको क्या करने का? रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट करने का है, ठीक है। कैलकुलेट द कमीशन पेएबल टू द मैनेजर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड मैनेजर रेम्युनरेशन इज 8,80,000। तो 8,80,000 तुम्हारा रेम्युनरेशन है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, आपने 1,10,000 का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है। एज पर दी बुक्स लेते हैं या एज पर दी एक्ट लेते हैं? एज पर दी एक्ट। तो जो एज पर दी बुक किया है उसको प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज पहले माइनस किया होगा, और जो एज पर दी एक्ट है वो माइनस करना पड़ेगा। तो बताओ कितना तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ गया एज पर दी सेक्शन 198? 8,80,000 प्लस 1,10,000 माइनस 1,32,000, तो यू विल गेट 8,58,000। अब 8,58,000 जो आया है, ये नेट प्रॉफिट मैंने बोला रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, तो 3 डिवाइड बाय 103 करना, तो इनटू 3 डिवाइड बाय 103, तो यू विल गेट 24,990। सो आंसर इज बी, 24,990 आंसर आएगा। ओके, यहाँ पे बहुत लोगों ने मिस्टेक की है। जब अपने क्वेश्चन की थे, मैंने बताया था आपको कि नेट प्रॉफिट आफ्टर वाला ध्यान रखना, आफ्टर वाला बहुत ध्यान रखना। 45 हो गया। उसके बाद 46, कंप्यूटर टेकन ऑन द हायर बाय अ बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ शुड बी क्लासिफाइड एज। बेटा आपने कंप्यूटर परचेज नहीं किया, आपने कंप्यूटर हायर पे लिए, ठीक है, रेंट पे लिए, तो वो एक्चुअल में असेट ही नहीं है ना, वो तो क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। सो आंसर इज डी, नॉट एन असेट, ठीक है, वो कोई असेट नहीं है, एक्सपेंस हो गया है। The arrangement of the asset and liabilities accordance with the particular order is known। बेटा आप अगर जो बैलेंस शीट में आइटम को ऑर्डर के हिसाब से सीक्वेंस में अरेंजमेंट करते हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मार्शलिंग, ठीक है। तो आंसर इज डी। तो गाइस अभी अपन बात कर रहे हैं 48 क्वेश्चन की। प्रोविजन आर विच अकाउंट? नॉमिनल, पर्सनल, रियल या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? ये जब क्वेश्चन मैंने देखा मुझे हंसना आ गया कि मतलब इसका कोई एक आंसर हो ही नहीं सकता है। जो प्रोविजन होता है ना, उसमें एक्चुअली डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रोविजन बैड डेब्ट्स वाला है तो पर्सनल होगा, वहीं पे अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना, तो वो होता है रियल अकाउंट। तो यहाँ पे पता नहीं आपका जो इंस्टीट्यूट है उसके लोग पता नहीं कौन सा नशा करके बैठे थे, तो उन्होंने ये क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया, ठीक है। एनीवेज, अगर मैं इसको बोलूं कि ज्यादा क्लोजेस्ट अच्छा आंसर कौन सा होगा, तो आंसर इज डी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अपने को चॉइस करना ही है, तो जिन लोगों ने डी को चॉइस किया है उसका ज्यादा राइट आंसर है, ठीक है। एनीवेज देखते हैं इसके ऊपर इंस्टीट्यूट क्या राइट आंसर देता है, वो देखने लायक चीज होगी। उसके बाद 49, which of the following is the capital reserve? Obviously profit prior to incorporation is a capital reserve, profit on sale of fixed asset is a capital profit, and profit on reissue of forfeited share is the capital profit. So answer is D। then आपका 50 वाला, as per the provision of the Companies Act 2013, companies must maintain their account under डबल अकाउंट सिस्टम, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री या डुप्लीकेट अकाउंट सिस्टम। तो यहाँ पे गाइस है डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा है प्रोविजन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर आर एप्लीकेबल टू द कंपनी हैविंग द नेट प्रॉफिट ऑफ कितना बेटा? 5 करोड़। कितना? 5 करोड़, तो ये बराबर है। इसके बाद dash shall be the mean any amount written off or retained by way of providing for the depreciation, renewal or diminution in the value of the asset, or retained by way of providing for any known liability of which the amount cannot be determined with the substantial accuracy, that is a provision। आपको पता है मैंने प्रोविजन और रिजर्व का डेफिनेशन बताया था, तो मैंने बोला इसको अच्छे से पढ़ना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, और आ गया। तो दैट इज योर आंसर, प्रोविजन, ठीक है। प्रोविजन में क्या करते हैं आप? अननोन लायबिलिटी के लिए जो होता है ना, वहां पे रिजर्व में होता है, और प्रोविजन में आपका होता है नॉन लायबिलिटी के लिए, ठीक है। जैसे प्रोविजन फॉर वारंटीज या डेप्रिसिएशन जो भी रहेगा, तो ये नॉन लायबिलिटी के लिए होता है। अगर तुमको याद है लेक्चर में बैठे थे तो ये चीज मैंने गौर कराई थी आपको, ठीक है। इसके बाद
और 53 आपका दर्शन सर वाला क्वेश्चन है, 54 अगेन दर्शन सर, 55 अगेन दर्शन सर। उसके बाद यहाँ पे देखिए 56 जो है वो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वाला। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो ईसोस होता है ना, ESOS, उसमें वेस्टिंग पीरियड होता है मिनिमम 1 ईयर। इस चीज को भी मैंने गौर कराया था कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका ध्यान देना। तो अगेन ये एक चीज और हो गई अपनी वाली जो अपन ने डिस्कस किया था। इसके बाद अगेन आपका इसोप पे क्वेश्चन आ गया है। तो इस बार इसोप पे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए, ये बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे बहुत लोगों का रॉन्ग हुआ होगा, जिन लोगों ने क्वेश्चन अटेंड किए होंगे उनको पता होगा इसका नॉलेज, जो भी जिसको भी होगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट होता है ना, उसका बैलेंस एट द एंड कहाँ पे ट्रांसफर होता है बेटा? जनरल रिजर्व में। कहाँ पे ट्रांसफर होता है? जनरल रिजर्व में। तो आंसर इज बी। 58 अगेन आपका ईसॉप पे है। और ये चीज मैंने पता नहीं बार बार बोली थी आपको कि जो डिस्काउंट ऑन द स्पॉट देते हैं ना, उससे कौन सा क्या बोलते हैं? ESPS बोलते हैं। ये चीज भी बताई थी कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद 59 अगेन दर्शन सर एंड 60 अगेन दर्शन सर। तो गाइज ये थे आपके अकाउंट के कुछ क्वेश्चन जो चैप्टर मैंने कराए थे उससे रिलेटेड।